नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है किरदार ज़िंदगी के साथ और विलंब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी। तकनीकी कारणों के कारण आज हम 15 मिनट इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हुए हैं, लेकिन आपको बहुत आनंद आएगा क्योंकि एक नई शख्सियत से आपकी मुलाकात होने वाली है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को कर रहे होते हैं और किसी काम को करते हुए अगर विलंब हो जाए और तब जब आप उस व्यक्ति से मिलते हैं तो आपका दिल खुश हो जाए, तो हिसाब बराबर समझिए। जी हाँ, मैं एक ऐसी व्यक्तित्व से आज आपको मिलवाने आई हूँ, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा किरदार ज़िंदगी एक नए पायदान पर, एक नए खूबसूरत एहसासों के साथ, एक खूबसूरत यात्रा करते हुए व्यक्तित्व के साथ, जिन्होंने अपने कामों से समाज को एक नई दिशा दी है। हमारी यही कोशिश होती है कि वैसा व्यक्तित्व किरदार ज़िंदगी का हिस्सा बने। और आपको पता है, हम बहुत ढूँढते हैं। हम ढूँढते हैं, तलाशते हैं ऐसे किरदारों को और जब हमें सफलता प्राप्त होती है, तो हर बुधवार एक नई शख्सियत के साथ मैं रूबरू होती हूँ आपसे, ठीक 7 बजे। लेकिन आज थोड़ी-सी देरी ज़रूर हो गई है। आदरणीय डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आप सबसे पहली श्रोता हमारी रही हैं और मैं भाव विभोर हूँ आपको देखकर। जैसा कि मैंने कहा कि आज 186 एपिसोड हमारे पूरे हो रहे हैं और 186 एपिसोड के साथ हम आपको बिहार ले चलते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि बिहार की जो मिट्टी है, बहुत गौरवशाली है, बहुत समृद्ध है, बहुत प्रतिभाएँ भरी हुई हैं उस मिट्टी में। उसी मिट्टी से एक किरदार को मैं आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ और वो किरदार जो है, उनका नाम है प्रिया सोनी। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। एक संस्था है माँ आनंदी फाउंडेशन, जो इन्होंने अपने माँ की स्मृति में शुरू किया है और बहुत कुछ इस फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। और अगर मैं व्यक्तिगत परिचय आपका देना चाहूँ, तो आपने जो शैक्षणिक योग्यता आपकी रही है, वो सुंदरवती महिला महाविद्यालय से रही है, जो भागलपुर में है। भागलपुर की आप बेटी हैं और बहुत कुछ छोटे से शहर में रहकर आप करना चाहती हैं और कर भी रही हैं। मुझे लगा कि ऐसे व्यक्तित्व को ज़रूर हमें लोगों के बीच लाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जब आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जब आप छोटे-छोटे कदम बढ़ा रहे हैं, उस समय यदि आपको सराहना मिलती है तो वो एक हौसला बनता है और उसी हौसले से आप आगे बढ़ते हैं और बहुत कुछ अपने जीवन में करते हैं, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। आपने कंप्यूटर साइंस से रिसर्च भी किया है और पीएचडी आपकी रही है और बहुत कुछ आपके बारे में है। चूँकि बहुत विलंब हो चुका है, हम 19 मिनट आज 18 मिनट लेट हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बिना किसी विलंब के प्रिया जी से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ संजय जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ और सीधे-सीधे प्रिया जी से बातचीत करते हैं। प्रिया जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। और सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि आज थोड़ी विलंब हुई और मुझे हमेशा से पसंद है, मैं समय से पहले जो है उपस्थित होती हूँ हर कार्यक्रम में। और आपके इस जो है पटल के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी को नमस्ते और नमस्कार बोलना चाहती हूँ। और मैं प्रिया सोनी, आपने तो मेरी शैक्षणिक योग्यता भी आपने बताया। और मैं जो हूँ बिहार राज्य के अंग क्षेत्र जो है कर्णगढ़ की मैं बेटी हूँ, प्रिया सोनी। और मैं माँ आनंदी संस्था है, माँ आनंदी फाउंडेशन हमारा है और उसी की संचालिका भी हूँ। कई लोग आज हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं और इससे पहले इन सारी चीज़ों को को बताने से पहले मैं प्रिया अपने जी, हृदय प्रिया जी, जी, जी। थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहती हूँ इसलिए, क्योंकि जब भी जी, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो हमारी हमेशा से ये कोशिश होती है कि जो किरदार हमसे जुड़े हैं, वो अपने परिवार के बारे में बताएँ। क्योंकि जी, परिवार एक जी, जी। ऐसी जहाँ से हमारी शुरुआत होती है और चाहे आप कोई भी सोशल वर्क कर रहे हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, हर काम के लिए परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है।
अगर मैं आज जी इस कार्यक्रम को कनेक्ट कर पा रही हूँ, जोड़ पा रही हूँ, तो मेरे परिवार का बड़ा सहयोग रहा है और जिसकी वजह से निर्बाध 4 सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि हमारे दर्शकों तक रखें, दर्शकों को बताएँ और दर्शक दीर्घा में आदरणीय प्रदीप गौतम सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनंदन करती हूँ सर, बहुत-बहुत स्वागत है। इसी तरह धीरे-धीरे और लोग जुड़ेंगे कार्यक्रम क्योंकि थोड़ी देर से शुरू हुआ है, तो सभी को कौतूहल था कि आज किरदार-ए-ज़िंदगी शुरू क्यों नहीं हो रहा है। खैर प्रिया जी, आप अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों जी को बताएँ। जी। जी जी। सर्वप्रथम मैं अपने हृदय के गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जो आपने हिंदी साहित्य पटल से जो है हमारी संस्था को आपने जोड़ा और जो है आत्मविश्वास और जिस प्रकार से आपने ये करके हमें प्रदान किया ये पटल, उसके लिए मैं आभारी हूँ। और मैं जो है मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। मेरे पिताजी का नाम जो है वो श्री ललन कुमार झा हुआ और मेरी माताजी का नाम श्रीमती आनंदी झा। और मैं जो है मेरे जो है 2 भाई और 2 बहन, लेकिन कहने के लिए तो जो है ये ब्लड रिलेशंस में 2 भाई और 2 बहन हैं, लेकिन आज हमारे संस्था से जुड़कर जब आगे हम लोग बात करेंगे तो बताएँगे, आज हमारे साथ कई भाई एवं बहनें हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जो है और मेरे जो है 2 मैं अभी मेरी शैक्षणिक योग्यता जो है मैं पीएचडी भी की हूँ और मैंने मास्टर इन सोशल वर्क भी किया है। और जो है हमारी जो ग्रेजुएशन हुई है वो बीसीए जो मैंने किया है वो भागलपुर से ही मैं की हूँ और जो मेरी मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से जो मैंने कंप्यूटर साइंस से जो मैंने पीजी किया है वो पटना सेंट जेवियर से मैंने किया है। और अभी भी मेरी पढ़ाई जारी है, पढ़ाई की बहुत इच्छा रहती है तो वो अभी भी मेरी जारी है। और जो है अब जो है हमारे यहाँ संस्था से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और अभी जो मैं मेरी शादी हुई है वो भी सौभाग्यवश जो है भागलपुर में ही हुई है और मेरे 2 बच्चे हैं और वो अभी एक स्टैंडर्ड 3 में है और एक जो है वो स्टैंडर्ड 7 में है। जी। जी, हमारे दर्शकों को बहुत आसानी हुई आपके बारे में जानकर क्योंकि देखिए अ, मेरा ये मानना है कि कोई भी किताब में वो सिर्फ़ आपकी जो आपका व्यक्तिगत परिचय होता है, वो होता है, पारिवारिक परिचय कहीं नहीं होता। इसलिए हम कार्यक्रम की शुरुआत इसी तरह से करते हैं। हर किरदार हमारे बीच आते हैं और वो अपने परिवार के बारे में हमें बताते हैं, तो हम ज़्यादा कुछ आपके बारे में जान पाते हैं और रिताम्बरा सिंह जी जुड़ गई हैं। रिताम्बरा जी, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी से गुज़ारिश करती हूँ इस कार्यक्रम को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इसे शेयर करते रहें और हमारे साथ बने रहें। प्रिया जी जैसे कि आपने बताया परिवार और अभी बहुत सारे भाई-बहन आपके साथ जुड़ गए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर मैं आपकी माता की स्मृति में बना हुआ ये जो फाउंडेशन है उसके बारे में अगर मैं चर्चा करूँ माँ आनंदी फाउंडेशन तो मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को उसके बारे में आप बताएँ क्योंकि ये एक अलग पहचान है आपकी जिसकी वजह से आप सोशल वर्क कर रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अ, लाभान्वित हो रहे हैं और मैंने आपकी प्रोफ़ाइल देखी तो उसमें मैंने देखा कि गोबर से किस तरह से मच्छर भगाने वाली अगरबत्तियाँ बन रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए लेकिन मैं आपके इस फाउंडेशन के बारे में जानना चाहती हूँ। जी। जी, जी। देखिए ये सामाजिक कार्य में मेरी अभिरुचि बचपन से ही रही है क्योंकि हमारी परवरिश ही ऐसी हुई थी, जो हमारे घर में हमेशा ऐसी इस तरह का माहौल होता था। जब भी कोई लोग आए हुए हैं तो उनके जो है अतिथि का सत्कार कैसे करना चाहिए या फिर कोई जो है भूखे हैं तो उनको खाना भोजन कैसे दिलाया जाए। तो इस तरह की एक्टिविटी मैं बचपन से ही देखती हुई आई थी। तो फिर जब मुझे लगा अब थोड़ी फ्री हुई तो फिर मैंने क्या ऐसे भी मेरे कभी ओल्ड एज होम जाना या कभी ऑर्फनेज जाना, ये हमेशा ऐसा मैं करती थी। फिर हमारे जो है वो मैं मेरे मन में आया क्यों ना एस्टेब्लिशमेंट कर लूँ मैं अपने फाउंडेशन की। तो फिर मैंने 2022 में हमारे संस्था का जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव किया हुआ जो हमारी फाउंडेशन है ये माँ आनंदी फाउंडेशन क्योंकि मैंने अपने जो है ये संस्था का नाम माँ आनंदी रखा, ये हमारी माताजी का नाम है। और वो काफ़ी वो जो है अपने समय में काफ़ी ज़्यादा कन्या विवाह हुआ या किसी के शिक्षा में जो है सहयोग देना हुआ, ये सारा काम वो बहुत करती थी। तो ये सारी चीज़ें मैं देखते हुए आई। तो हमने एक माँ आनंदी संस्था मैंने एस्टेब्लिश किया
और इसमें कई प्रकार के कार्य होते हैं, जो कि मैंने एक स्वरचित समीकरण बनाया है हमने, जो जिसमें कि है भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण पर हम लोग जो हमारी संस्था कार्य करती है। और हमने एक महिला सशक्तिकरण के लिए हमने एक इक्वेशन बनाया है। वो इक्वेशन जो है वो है स्वास्थ्य प्लस शिक्षा प्लस स्वरोजगार प्लस सुरक्षा प्लस सम्मान इक्वल टू महिला सशक्तिकरण। और ये जितने भी एस्पेक्ट्स आप देख रहे हैं, जैसे कि स्वास्थ्य क्या है बात या है, शिक्षा बहुत है, सुंदर। ये सारे एस्पेक्ट्स पे हमारी संस्था 24/7 कार्य करती है। और जब मैं स्टार्ट की थी तो मैं बस कोविड का टाइम था और मैं घर से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की थी और अकेले ही कर रही थी। लेकिन अभी के समय में हमारे पास सिर्फ बिहार राज्य से ही नहीं, कई अन्य राज्यों से हमारी संस्था में लोग जुड़े हुए हैं। और भले ही ये हमारी संस्था का ये 4 साल हुआ है, लेकिन यदि लोग कहते हैं, मैं बस जो लोगों के कहने पे अनुभव करती हूँ, ये 4 साल नहीं, ये 40 साल पुरानी संस्था लगती है। अभी हमारे साथ मैडम 4000 प्लस महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो कि हर कार्य को करती हैं। जैसे कि स्वास्थ्य को लेकर के मैं खुद अभी एरोबिक्स एक्सरसाइज करवाती हूँ, जिसमें कि लोग सिर्फ फिजिकली फिटनेस ही नहीं, मेंटली भी फिट हो रहे हैं। आजकल सबसे ज्यादा परेशानी क्या है महिलाओं के साथ? आज सबसे ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन की यदि समस्या देखेंगे, आप आंकड़ा देखेंगे या फिर आप किसी भी तरह का एनालाइज करेंगे, तो सबसे ज्यादा आपको नजर आएंगी महिलाएं। तो फिर मेरे मन में आया क्यों ना जो है इसको स्वास्थ्य के लिए भी हमारी संस्था कार्य करे। और मैं प्रत्येक दिन 200 से 300 महिलाओं को जो है एरोबिक एक्सरसाइज करवाती हूँ, निशुल्क होता है वो, जिसमें कि लोग फिजिकली फिटनेस के साथ साथ मेंटली भी फिट हो रहे हैं, जिसमें कि क्लैपिंग एक्सरसाइज कराए जाते हैं और वो गाने वादन के साथ में एक्सरसाइज कराए जाते हैं। और इसमें सिर्फ जो है सिर्फ वेट रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, वेट रिड्यूस के साथ साथ कई लोगों का ऐसा हुआ है जो कि आज काफी मानसिक रूप से लोग परेशान रहते थे, उन परेशानी का निवारण हमारी संस्था से, स्वास्थ्य का जो ये हमारा इक्वेशन है उससे ये जुड़कर जो है महिलाएं आज बहुत ज्यादा स्वस्थ हो रही हैं। आप शिक्षा का मामला ले ले, तो शिक्षा में भी हमारी संस्था जो है निशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। कई ऐसे प्रतिभावान बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जिनको बहुत टैलेंट होता है, पर पैसों के अभाव में वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उन बच्चों को हमारी संस्था जो है सहयोग करती है। आज जो है अब तक 4 साल में जो है 100 से अधिक बच्चों को हमने, जो बच्चे की स्कूलिंग छूट गई थी, उन बच्चों को स्कूल देना, या फिर आजकल जो है कंप्यूटर की शिक्षा आजकल बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। पहले के लोग जो आज से मुझे लगता है 15 साल पहले या 15 ईयर्स पहले जिनकी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, यदि आप वो हाईली एजुकेटेड भी हैं, बट दे डू नॉट नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, वो नहीं जान रहे कंप्यूटर्स कैसे ऑपरेट किए जाते हैं। उन सभी महिलाओं को भी, जो एजुकेटेड महिलाएं हैं, उनको भी हमारी संस्था कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करती है। उसके बाद जो है जैसे कि ब्यूटिशियन का कोर्स हो गया, या फिर क्राफ्ट का वर्क हो गया, स्टिचिंग का वर्क हो गया, ऐसे कई छोटे छोटे कार्य जो है हमारे यहाँ से जो उनको ट्रेंड किया जाता है, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर और जो है स्वावलंबी बने। क्योंकि और उसके बाद शिक्षा के बाद होता है स्वरोजगार। आज सबसे ज्यादा परेशानी क्या है? आज डॉरी सिस्टम की वजह से जो है महिलाओं को जो है आप देखेंगे कितनी हत्याएं हो रही हैं, बहुत ज्यादा हत्याएं हो रही है डॉरी सिस्टम की वजह से, दहेज प्रथा के कारण। तो इन सभी चीजों की पीछे एक ही रीजन होता है, आर्थिक स्वतंत्रता। यदि आर्थिक स्वतंत्रता जो है महिला सशक्तिकरण की कुंजी होती है, तो मैंने सोचा जो क्यों ना महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ उन्हें जो है रोजगार दिया जाए। तो इसके लिए स्वरोजगार के लिए हमारे यहाँ कई प्रकार के सेगमेंट है। जो महिलाएं घर से निकल कर आ पाती हैं, उनको जो है वो हमारी संस्था है, जो कि माँ आनंदी फाउंडेशन का, हमारा 6000 स्क्वायर फीट में मैंने अपने फाउंडेशन के नाम पे वो जमीन दिया है, जहां पर कई महिलाएं एक साथ आकर के वर्क करती हैं
और वहां पर सत्तू, बेसन, बड़ी, पापड़, अचार और फिर कई प्रकार के दाल हैं, वो सारी चीजें तैयारी करती हैं। साथ ही साथ मैं मिलेट्स पे भी वर्क करती हूँ। हमारे मिलेट्स पे भी रिसर्च वर्क हुआ है, क्योंकि जो महिलाएं घर से नहीं निकल कर आ पाती हैं, उनको उनके घर पर ही जो है बहुत तरह का सामग्री प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि सिलाई मशीन उन्हें देना। सिलाई मशीन अभी तक जो है हम लोग 200 प्लस लोगों को हम लोगों की संस्था के द्वारा सिलाई मशीन दी गई है। ग्रॉसरी और कॉस्मेटिक का शॉप दिया गया है। छोटे छोटे दुकान खुलवाए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, ताकि महिलाएं रोजगार करें और जैसे आत्मनिर्भर बने। जी, आपने जैसा जी कि बताया कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए आपकी संस्था काम कर रही है। 4000 एक बड़ा नंबर है, जैसा कि डॉक्टर तनीजा ने मुझे लिख के अभी भेजा है। तो ये सब काम करना बहुत आसान नहीं है, बहुत सरल नहीं है। इसके लिए बहुत सारे फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वो चीज़ें आप कैसे प्रोवाइड कराती हैं? सरकार की मदद है या किसी स्वयंसेवी संस्था की ओर से, या आप अपने पैसों के द्वारा ये सब करती हैं? मैम, मैं वही कह रही थी, आज हमारे पास जो कई महिला सरकार का तो अभी वैसा कुछ नहीं है हमें कॉपरेशन, बट हमारे पास मैम, मेरे पास, मैं और भी बात करूंगी, फिर मैं बताऊंगी जो कैसे मैं इसको कर पा रही हूँ। हमारे यहाँ ग्रुप है, जिसमें कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो है 60 to 70% मैं भी करती हूँ, और संस्था के सदस्यों का भी सहयोग होता है, जिससे हम लोग कन्या विवाह वगैरह जो है, या फिर स्वरोजगार का हम लोग कर पाते हैं इसमें। और जैसे हमारे यहाँ मैम, मैं बता रही हूँ, जब मैं अपना फाउंडेशन खोली थी, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग बातें मैं बताऊंगी। जब मैं संस्था का मेरे माइंड में आया, जो अब फाउंडेशन का स्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, तो मैं सोची फंडिंग इज नॉट इजी टास्क, इट्स वेरी टफ टास्क। यदि आज के समय में यदि किसी से पैसे निकलवाने हो, चाहे आप किसी सामाजिक कार्य के लिए हो या किसी भी कार्य के लिए हो, बट टफ है, ये मानती है या नहीं मैम आप? बहुत टफ है। तो मैंने उस दिन ही डिसाइड किया था, क्योंकि मुझे बैक होना पसंद नहीं है। मैं किसी भी कार्य को मैं करती हूँ, तो मैं फिर वो बैक नहीं होती हूँ। तो मैंने एक कार्य किया था, मैंने एक स्लोगन बनाया था, अपने घरों का कूड़ा कैसे बनाए दूसरों के लिए हीरा। बहुत सारी चीजें मैम आपके पास ऐसी चीजें हैं, जो भले ही आपके लिए जो है वो यूजलेस है, पर आपके जो है वो वेयर हाउस के लिए, या फिर उसको गटर में डालते हैं। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिसकी जरूरत हमारे समाज में उन लोगों को है, आंखें बिछाए इंतजार रहती है। आप, हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सारे कपड़े को यूं ही रख देते हैं, और जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं मैम, जब मैं देखती हूँ उन लोगों को, उन पुराने कपड़ों के लिए भी उतनी ही भीड़ होती है, और उन कतार में ऐसे ही लोग लगे हुए रहते हैं उन कपड़ों को भी लेने के लिए। तो मैं उस दिन मेरे माइंड में बस यही आया था, जो क्यों ना इसे, यदि मेरे पास फंडिंग नहीं भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हेलो मैम। आप बोलिए। हाँ, आप मैं, हाँ, तो मुझे उस दिन, हाँ, मैं सोची थी जो ये नहीं भी होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो है वैसी चीजों को ही लोगों के घर से निकलवाऊंगी जिसकी जरूरत है। लेकिन आज हमारी फाउंडेशन में इतने सारे लोग हो गए हैं, एक दूसरे के कॉपरेशन से, एक दूसरे के कॉपरेट करके, जो हम लोग आज बहुत ही अच्छे स्केल पे हैं। और भी मैं बता रही हूँ मैम, मैं कितनी महिलाओं को मैं मार्केटिंग स्किल्स भी डेवलप कराती हूँ। आज हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट जो बनते हैं, मैं जो उसका सेल करवाती हूँ, जो उसका प्रॉफिट होता है वो भी मैं उसमें संस्था समाज में ही लगा रही हूँ। मिलेट्स का मैंने 60 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनाया है। और मैम, एक स्लोगन हमारे संस्था का और भी है, जो मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देना ही है तो दीजिए उन्हें शिक्षा दान, क्योंकि ये शाम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीर्णम न गुणो न धर्म ते भार भूमिता मृगाशरण। यदि उन्हें आप कुछ देना ही चाहते हैं तो उन्हें दीजिए आप रोजगार, जिससे पढ़ेंगे बच्चे, सजेंगे घर, सबड़ेंगे परिवार, और विकसित होंगे हमारे राष्ट्र। तो हम लोग, यदि किसी को कोई हमारे यहाँ आते हैं, तो हम लोग उन्हें पैसे नहीं देते हैं, हम लोग उन्हें रोजगार देते हैं। और हमारे यहाँ मैम
अभी मैं प्रिया जी, मिलेट्स का वर्क कर रही थी प्रिया जी। जी, जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ, आपने एक कोशिश की है कि जो महिलाएं हैं वो मुख्य धारा से जुड़ी रहें और अर्थव्यवस्था को एक ऊंचाई तक, जो बिहार की अर्थव्यवस्था है या भारत की अर्थव्यवस्था है, उसे एक संबल प्रदान करें, जिस महिलाओं के संगठन के द्वारा आप ये सब कार्य कर रही हैं और महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर लेकर जा रही हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने बताए और जिस तरह से आपने अपने स्लोगन बताए हैं, हमारे दर्शक हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। डॉक्टर तनेजा ने थैंक यू, लिखा है थैंक यू। सोशल सर्विस, और उसके अलावा भी बहुत अच्छा प्रयास लिखा है रामधारी सिंह जी ने। बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और जो जी जी, पहली बार सबको हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था से जुड़े हैं, पहली बार जो कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें और ज़रूर आप फॉलो करें, क्योंकि हमारे 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हर हफ्ते आते हैं, एक किरदार ज़िंदगी और एक परिचर्चा। परिचर्चा भी निर्बाध 4 सालों से हर रविवार शाम 7 बजे हम लेकर आते हैं। अलग-अलग विषयों पर बातचीत होती है, अलग-अलग वक्ताओं के साथ। डॉक्टर तनेजा ने आपके लिए लिखा है, बहुत बढ़िया, गर्व है आप पर। तो देखिए, इस तरह के जब कार्य होते हैं और खासकर महिलाएं कार्य करती हैं, तो एक अलग सी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। और देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप अगर कोई भी महिला आगे बढ़ रही हैं, तो पुरुष का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप आगे बढ़ रही हैं तो आपके परिवार में आपके पति या और भी जो जिस रिश्ते में है, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा होगा, तभी आप इतना कुछ कर पा रही हैं। तो जी जी, बिल्कुल। चैलेंज बहुत आते हैं। और जब वो मुश्किलों का दौर होता है, तब आपको घर वालों का किस तरह से, किस रूप में सपोर्ट मिलता है, तब आपको लगता है कि नहीं, मुझे और ज़्यादा बेहतर काम करना है। क्योंकि वो मुश्किलों का जो दौर होता है, वो महिलाओं के लिए कदम-कदम पर है, कुछ ना कुछ हमेशा लगा रहता है। तब आप क्या करती हैं? जी मैम, मैं ये कहना चाहूंगी, एक बहुत ही अच्छी बात होती है जब कोई भी महिला यदि सिंपल घर में होती है, उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना होता है। यदि किसी महिला में बहुत ज्यादा कैलिबर है या फिर कुछ बहुत अच्छा करना चाहती हैं, तो उनके साथ बहुत ज्यादा समस्याएं, प्रॉब्लम्स आती हैं। और हमारे यहाँ की जो अभी भी जो सिस्टम्स है हमारे यहाँ, जो लड़कियों को, हमारे यहाँ की महिलाओं को बाहर नहीं निकलना है या अलग दृष्टि से देखना, यदि कोई बाहर जा रही है, अभी हर जगह है, ऐसा नहीं है ये बिहार में ही है, बहुत सारी जगह है। मैं क्योंकि वहाँ और भी स्टेट से कनेक्टेड हूँ, तो मुझे पता है। तो आज भी है जो महिलाएं बाहर नहीं जाएंगी, महिला बाहर जाएंगी तो तरह तरह के प्रश्न होना पड़ता है, सामना करना होता है। लेकिन इन सभी के पीछे मैं ये कहना चाहती हूँ, और मैं हमेशा इस चीज पे बिलीव करती हूँ, आप यदि किसी भी चीज को यदि आप ठानते हो, प्रतिज्ञा लेते हो, तो पहले आपको खुद दृढ़ प्रतिज्ञा लेना होगा। फिर आपको जो है घर वाले ऑटोमेटिकली सहयोग करेंगे। यदि आपकी दृढ़ प्रतिज्ञा आप नहीं करते हैं, अपनी बातों को, आपकी बातों में जो मजबूती नहीं होती है, तो फिर आपको कोई भी फेवर नहीं करेंगे। और जहां तक है, यदि आप अच्छे वर्क करेंगे, स्टार्टिंग में लोगों को समझ में नहीं आती है, धीरे धीरे आप उसको जब लोगों को दिखने लग जाता है, तो जिनको कॉपरेट नहीं करना होता वो भी कॉपरेट करने लग जाते हैं। और जहां तक मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे पति भी जैसे एक जब वाइफ होती है ना, वाइफ के सारे सपनों को पूरा करना, तो उसके जो है वो पिता करते हैं। और पिता के बाद यदि कोई करते हैं तो वो पति ही होते हैं। और वो उतने ही सौभाग्यशाली मैं भी हूँ, और मुझे भी हर कदम पे उनका जो है सहयोग प्राप्त होता है, तभी मैं कर पा रही हूँ और सामंजस्य बैठा पा रही हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, सामंजस्य बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते के लिए, या किसी फाउंडेशन की अगर आप बात कर रही हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और बहुत अलग-अलग विचार के, अलग-अलग माइंडसेट के लोग हैं, वहाँ पर एक सामंजस्य लेकर चलना किसी फाउंडेशन को, या जिस 4000 की आप बात कर रही हैं, इतने सारे लोगों को साथ लेकर चलना, ये बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किलें भी आती हैं। अ, जब परिस्थितियाँ विपरीत हों, कभी ऐसा आपके इन 4 सालों में कभी ऐसा लगा जो अब नहीं हो पाएगा, या मुझे दिक्कत हो रही है, या कभी परिस्थिति से उबाऊपन एक होता है कि क्या करूँ मैं? मतलब एक एक सिचुएशन ऐसा आता है कि जब लगता है कि नहीं, अब नहीं कर पाऊँगी। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि इन 4 सालों में
कोई भी ऐसी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहें कि कभी कोई ऐसी दिक्कत आई? वैसे कभी कोई दिक्कत नहीं आई मैम, क्योंकि मेरी जो एक हैबिट है, मेरी जो एक व्यवहार है, मैं किसी भी चीज को मैं करती हूँ तो बहुत ही शिद्दत से करती हूँ। और जब तक मैं रिजल्ट तक नहीं पहुंचाती हूँ तब तक मैं पीछे नहीं हटती हूँ। मैं हर दिन अपने आप को एक होमवर्क देती हूँ, एक टास्क देती हूँ। मेरे हर दिन का एक होमवर्क होता है, हर मंथ का मेरा एक होमवर्क होता है। एक ईयर में मुझे इतने लोगों को रोजगार देना है, मुझे ये हमारे पास टारगेट होता है। तो मैं उसको ईयर, मंथ, डेज और जो है मोमेंट्स में मैं कन्वर्ट करती हूँ। तो मेरे पास समय ही नहीं होता है ये सोचने के लिए जो मुझसे ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं हर एक चीज को मैं हमेशा जो है अचीव करने में लगी रहती हूँ और बहुत ही शिद्दत से कार्य करती हूँ और सफलता प्रिया जी, प्राप्त आप ये लोगों की सिर्फ कृपा से होती है। भागलपुर जी, ये सिर्फ भागलपुर में सीमित है आपका, या कुछ और भी स्टेट में या कुछ और शहरों में, गाँव में आपका ये विस्तार होगा जो जिस फाउंडेशन के द्वारा आप महिलाओं को सशक्त बना रही हैं? जी। जी, अभी जो है भागलपुर के आसपास कई गांव में जो है हमारे यहाँ से लोग जुड़े हुए हैं। आज कई जीविका से या फिर आत्मा से जुड़े हुए लोग हैं, जो कि आज गवर्नमेंट क्या हो रहा है ना मैम, बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, फंड्स आते हैं उन लोगों को जीविका की या फिर और भी आत्मा या और भी कई ग्रुप से महिलाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो लोग नहीं जान रही हैं जो उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो उनको मैं मार्केट उपलब्ध कराती हूँ। अब मार्केट कैसे उपलब्ध कराती हूँ मैं? जैसे वो लोग जो है गाँव कस्बे में जो है सत्तू ये सॉरी बड़ी पापड़ वगैरह बनाती हैं, और उनको मैं यदि उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता को चेक करने के बाद मैं उन्हें पैकेजिंग करती हूँ और फिर मैं उनको मार्केट प्रोवाइड करती हूँ। तो इस तरह से हजारों हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और मैम मैं ये कह रही थी, जैसे अभी मैं मिलेट्स प्रोडक्ट का पे कार्य हो रहा था, या और भी हमारे ब्रांडिंग कोचिंग सब बहुत ही अच्छे से मैंने किया है। और उसमें क्या है ना, मैंने पहले एमबीए किए हुए लड़कों को मैंने रखा और वो बहुत ही अच्छे से मार्केटिंग करते थे, लेकिन कुछ ऐसी वजह हुई जिसके वजह से मुझे उन्हें टर्मिनेट करना पड़ा। और वो टर्मिनेशन भी कहते हैं ना, हर चीज के पीछे कुछ एक कारण होता है, वजह होता है और कुछ सीखने को आपको मिलती है। तो जब मैंने उनको एलिमिनेट किया, तो हमारे पास कई ऐसी महिलाएं जो हमारे पास वर्क कर रही थी, मैंने उनको बोला जो क्यों ना आप लोग जो है वो मार्केटिंग का कार्य आप लोग करें। और आज जो ऐसे पर्सन जिनको कि वो ग्रेजुएशन भी नहीं है, इनफैक्ट वो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, वो आज हमारे यहाँ से जुड़ करके बहुत ही अच्छा मार्केटिंग भी कर रही हैं। जो हमारे एमबीए के वे लड़का कर रहे थे, वो आज हमारे साथ जुड़ी हुई जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, आज वो मार्केटिंग कर रही हैं और अपने घर का जो है लालन पालन, अपने बच्चों की शिक्षा बहुत ही अच्छे से कर रही हैं। प्रिया जी, जी। अमूमन देखा गया है कि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में बहुत ज़्यादा ऐसी कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, अगर इंडियन ऑयल को हम छोड़ दें या थर्मल पावर को छोड़ दें, फर्टिलाइज़र को छोड़ दें, तो ऐसा कुछ वहाँ पर डेवलप नहीं है जो होना चाहिए आपकी दृष्टि में। अगर बिहार पिछड़ा हुआ है, तो जो लोग बोलते हैं, हालाँकि बहुत समृद्ध है बिहार, उसे एक दिशा देने की बस ज़रूरत है, मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि मैं स्वयं बिहार की बेटी हूँ। तो मैं इस बात को ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि बिहार को आप अगले 5 वर्षों में, अगर आप इस काम को इतनी शिद्दत के साथ और इतने लगन के साथ आगे लेकर जा रही हैं, तो अगले 5 वर्षों में आप किस रूप में देखना चाहती हैं बिहार को? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, हमें बिहारी होने पे बहुत ही ज़्यादा गर्व है, क्योंकि कभी दिनकर, कभी माझी, कभी हम जुगानू हैं, कभी जयप्रकाश जैसे हम जुगानू हैं। यदि कोई कह दे ये चिढ़ाकर जो तुम बिहारी हो, उसे कह देना देख लो इतिहास पलटकर कितने आईएएस आईपीएस बिहारी हैं। तो मुझे बहुत गर्व है बिहारी होने पर। और चाणक्य सा ज्ञानी, माझी सा जिद्दी, बोध गया में प्राप्त सिद्धि, और कई ऐसे जो है हमारे यहाँ जो बहुत सारे ज्ञाता हैं, जो आज हमारे बिहार के जो गौरव है और शान है। तो मैं निश्चित रूप से जिस प्रकार से अभी
जो है डेवलपिंग टू डेवलप्ड की ओर हमारा बिहार भी बढ़ रहा है, कई लोग स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे ये लग रहा है यदि कंट्री के पूरे डेवलपमेंट में इकोनॉमिकली डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हमारा बिहार राज्य भी एक ऐसा राज्य होगा जो उन सभी नामों के ऊपर होगा मैम। जी बिल्कुल, हम सबकी यही अभिलाषा है कि इस तरह से बिहार उभर कर सामने आए और बहुत उज्जवल भविष्य हो। और रितंबरा जी लिखती हैं, वाह 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 क्या बात है। और हाँ हाँ हाँ। भागलपुर की सिल्क साड़ी के बारे में जिक्र कर रही हैं रितंबरा जी। बिल्कुल, भागलपुरी सिल्क बहुत फेमस साड़ी है। और अ, आप कभी उधर जाएंगी तो आप जरूर साड़ी ले सकती हैं। और अ, जी जैसे कि बिल्कुल आपने कहा कि निःशुल्क शिक्षा आप देती हैं, और आपके पास अगर हम बच्चियों की बात करें, लड़कियों की बात करें, तो कितनी लड़कियां हैं जो स्वावलंबी बन चुकी हैं आज के समय में? हमारे यहाँ जो जैसे सुंदरवती महिला महाविद्यालय है, वहाँ की भी कई लड़कियां आती हैं, या फिर जो बीबीए कर रही हैं, या वैसी लड़कियां जो अभी जिनका पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है, वैसी भी लड़कियां हैं जो कि जिनको कि मैं कई प्रकार के तरह से मैं उन्हें स्वरोजगार से जोड़ रही हूँ। क्योंकि हमारे पास ये माँ आनंदी फाउंडेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जो एजुकेटेड हैं उनके लिए भी है, ये उनके लिए भी बहुत स्वागत है, और जो लोग एजुकेटेड नहीं है उनके लिए भी, क्योंकि हम ऐसे ऐसे स्किल्स को डेवलप करते हैं। जैसे कि आपने बताया था अभी वो काउ डंग के लिए, हमारा एक जो है जो ऑब्जेक्टिव है वो है सेव काउ, सेव नेचर, सेव नेशन। और तो सेव कॉस्ट और वोकल फॉर लोकल। तो सेव कॉस्ट, सेव नेचर, सेव नेशन को मैंने इसलिए किया क्योंकि गाय का संरक्षण भी आज बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज देख ही रहे होंगे, आज ओल्ड एज होम कितने सारे लोग जो है, कितना ओल्ड एज होम जो है आज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारी मानसिक प्रवृत्ति ही ऐसी हो गई है, जब जो लोग काम में नहीं आते हैं उसको हम लोग अपने लिस्ट से हटा देते हैं। तो ये तो मानव की बात हो गई। तो सोचिए आप जब जानवर की बात करें, जो हमारी गाय माता है, जो दूध देना बंद कर देती, यूं ही सड़क पर लोग छोड़ देते हैं। उन्हीं के संरक्षण के लिए हमने सेव काउ, सेव नेचर, सेव नेशन किया, ताकि जो उनके काउ डंग जो गोबर होते हैं उनसे मैंने कई प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट बनवाए हैं, जैसे मॉस्किटो बत्ती हो गए, धूप बत्ती हो गए, और उपला हो गए, पंचगव्य द्वारा निर्मित सुगंधित इसके गोईठा लिए हो गया। रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आपके पास है? इसके लिए कोई साइंटिस्ट वगैरह है, या कुछ इस तरह के नेचर से जुड़े हुए व्यक्ति जो आपको इन सब प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करते हैं? जी मैम, जी मैम। जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको, मिलेट्स का प्रोडक्ट मैं बनाई थी, तो मिलेट्स का प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स है मैम। मैंने खुद से उस पर रिसर्च करके, मैं 3 से 4 साल तक मैंने रिसर्च किया उस पे, मिलेट्स प्रोडक्ट पे। फिर हमारे पास कई ऐसे प्रोडक्ट है जिसका कि रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो जब मैंने मिक्सचर रेडी किया तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। जो मैं तो कोई साइंटिस्ट हूँ नहीं, लेकिन होता क्या है ना, किस ग्रेन को किसके साथ मिक्स होना चाहिए, किसके साथ नहीं होना चाहिए, किस ग्रेन को किस पाउच के साथ रखने से क्या उसका कोई इफेक्ट तो गड़बड़ नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैंने फिर साइंटिस्ट से कंसल्ट किया, और फिर मैंने जो है 1 साल का मैंने कोर्स भी किया, और हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं फिर मैंने उनसे पूछ करके जो ये ग्रेन का जो कॉम्बिनेशन है, क्या ये सुटेबल फॉर ऑल पर्सन है या नहीं है। तो इन सभी चीजों के लिए मैंने साइंटिस्ट से भी कंसल्ट किया, जो कि माता गुजरी कॉलेज के ही है, और डॉक्टर अजय सिंह मेरे साइंटिस्ट हैं, जो कि काफी मुझे हेल्प करते हैं, और हमेशा उनके जो है संरक्षण में मैं कार्य करती हूँ। जी जी, बहुत अच्छी बातचीत चल रही है और बहुत कुछ जानने को और समझने को हमें मिल रहा है। भविष्य की क्या योजनाएँ हैं आपकी इस फाउंडेशन के द्वारा, और क्या कुछ करना चाहती हैं आप डेवलपमेंट? जी। मेरी भविष्य की योजना है मैम, जैसे सर्वप्रथम तो मैं बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मैं क्योंकि मैं एक खुद महिला हूँ, तो महिलाओं की बात एक महिला ही बहुत अच्छे से समझ सकती है। तो मैं वैसी महिलाओं को भी जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। कहा जाता है प्रिया जी की महिला महिला की दुश्मन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम।
ऐसे नजरिया देखने की होती है मैम, जिस प्रकार से आप देखेंगे तो वही दिखता है। मुझे तो सब अच्छी दिखती हैं। जी, तो तो क्या योजना? जी, जी, हाँ, तो मैं ये कह रही थी मैम, जैसे एक हम वैसी महिलाएं जिनके पास आज बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड है, बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन वो भी, उन्हें भी कुछ करना चाहिए। तो हमारे पास वो भी महिलाएं हैं जो उस तरह के कार्य करती हैं। हमारे स्टॉल्स भी लगते हैं, तो मैं उनमें सबको मोटिवेट करती हूँ, जो आप लोग जो वेल एस्टेब्लिश्ड है वो भी आप लोग स्टॉल्स लगाओ, जो कुछ कर मतलब नहीं कर रही हैं वो भी करें, और स्टार्टअप जिनका है वो भी करती हैं। तो कई इस तरह की महिलाएं हैं जो कि हमारे साथ कार्य कर रही हैं। और मैं ओल्ड एज होम भी जाती हूँ, ऑर्फनेज भी जाती हूँ। तो हमारा फ्यूचर स्कोप है मैम, जो एक अंडर द सेम कैंपस ओल्ड एज होम भी हो, एक अनाथ आश्रम भी हो, और उसी कैंपस में विद्यालय भी हो और मेडिकल भी हो। क्योंकि एक वृद्धा आश्रम में जब मैं जाती हूँ तो उन लोगों के आंखों में मैं देख पाती हूँ जो उनको बच्चों की कैसे तरफ होती है। अब जब मैं ऑर्फनेज जाती हूँ, जब अनाथ आश्रम जाती हूँ, तो तो वहां अ, देखती हूँ। जी, आपको ऐसा लगता नहीं है कि हमारे समाज में अनाथालय या वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए? नहीं मैम, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है होनी चाहिए। ये अनाथ आश्रम या वृद्धा आश्रम किसके लिए बनाया गया था? वृद्धा आश्रम की सिस्टम कहाँ से आई थी? वृद्धा आश्रम के सिस्टम को लोग अब चेंज कर रहे हैं, लोग चेंज कर रहे हैं, लोग चेंज कर रहे हैं। तो मैं कहीं ना कहीं मैं पेरेंट्स की भी इसमें गलतियां बोलूंगी। बच्चों को पढ़ाते हैं लोग, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी जो प्रथा कैसे आई अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम की। वृद्धाश्रम उन लोगों के लिए था जिनके बच्चे नहीं है, या आकस्मिक किसी भी प्रकार से उनके पास नहीं है, या जिनको बच्चे हुए ही नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए वृद्धाश्रम। अनाथ आश्रम वैसे बच्चों के लिए था जिनके माता पिता जो है किसी प्रकार बस किसी की मौत हो गई या आकस्मिक कोई घटना हो गया, उसके लिए था। लेकिन लोगों का सिस्टम चेंज हो गया है। अभी लोग क्यों डाल रहे हैं इसमें? कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का भी जो है मेन वजह है। आज हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्किल डेवलप कराते हैं, और उन्हें बोलते हैं बच्चे अच्छे से पढ़ाई करो, मैं विदेश भेज दूंगा। तो बस हमें भी अपना कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करने होंगे, और इसीलिए जो हमारे यहाँ ज्यादा बढ़ रहे हैं। खैर, प्रिया जी, आपके प्रोफाइल में एक चीज है, अरोमा थेरेपी के द्वारा गुलाल बनाया है आपने, तो ये जी पूरा जी जी प्रकरण क्या है वो मेरे दर्शकों को आप जरूर बताएं। जी, बिल्कुल। वेस्ट टू वेल्थ पे भी हमारे यहाँ बहुत सारे कार्य होते हैं, जो कि वेस्ट टू वेल्थ को आप इन्वायरमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ स्वास्थ्य, प्रकृति और पर्यावरण तीनों बहुत ही एक बड़ी समस्या है। तो हम इन्वायरमेंट को कैसे जो है बहुत ही अच्छा रखे, और इन्वायरमेंट को कैसे पॉल्यूशन से फ्री रखे, इसीलिए हमने वेस्ट टू वेल्थ पे भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो मंदिर का जो फूल होता है, जो कि वेस्टेज होता है, वो उसको हम लोग वहां से मंगवाते हैं, और वो जो महिलाएं लाती हैं उनको भी कुछ पैसे हो जाते हैं। फिर उसको वॉश करके पूरी तरह से, जो पूरे हाइजीन को ध्यान में रखते हुए, उस फ्लावर से हम लोग गुलाल बनाते हैं, वेजिटेबल्स से गुलाल बनाते हैं। जैसे कि आपको पालक हो गया, बीट रूट हो गए, या फिर जो मेरीगोल्ड है, कई प्रकार के ऐसे हम लोग जो है उसको उसका जूस बना के सारे उसके एक्सट्रैक्शन से, और उसको ग्रेन्स के साथ मिक्स करके हम लोग उसको गुलाल बनाते हैं, ताकि वो जो गुलाल है वो किसी भी प्रकार से आपके यदि साइड इफेक्ट नहीं है उसका, या फिर आप यदि गलती से उसको किसी भी तरह से बच्चों के मुंह में, बुजुर्ग के मुंह में चले जाए, तो कभी कोई परेशानी ना हो। तो इस प्रकार से गुलाल भी बनाए जाते हैं हमारे यहाँ। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, और देखिए हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे होली के वक़्त गुलाल मिलते हैं जो बहुत स्किन को एलर्जी भी करते हैं, बहुत बार स्किन छिल भी जाती है। तो उस स्थिति में अगर आपका ये प्रोडक्ट है तो ये सिर्फ़ भागलपुर तक ना रहे, मैं यही चाहूँगी कि पूरे भारत में इसका प्रसार जी प्रचार हो ताकि सबको लाभ मिले। अब हम दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली तक वो गुलाल ज़रूर पहुँचे ताकि कि दिल्ली वालों के बिल्कुल। भी गाल एकदम सुरक्षित रहें होली के दिनों में। और इतनी कुछ जानकारी आपने अपनी संस्था के बारे में दी, और भविष्य की कुछ योजनाएँ आपने बताई। एक सवाल, एक महिला होने के नाते जब आप लोगों से मिलती हैं या
जब आप इतने टाइम से काम कर रही हैं समाज के अंदर जाके लोगों से जुड़कर, तो कभी किसी एक एज अ वुमन कभी कोई प्रॉब्लम आई है आपके साथ, या सब कुछ स्मूथली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई? किसी के लिए, सॉरी मैम, फिर से आप बोलेंगे क्वेश्चन को? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि एज अ वुमन कभी आपको सोशल वर्क करने के दौरान कभी क्रिटिसाइज होना पड़ा, या कभी ये क्योंकि हम छोटे शहर की बात करें, भागलपुर बहुत बड़ा शहर नहीं है, और छोटी सी जगह से जब आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने जाती हैं तो बहुत सारे लोग टांग खींचने वाले भी होते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या कभी किसी ने क्रिटिसाइज किया आपको, या स्मूथली आपका काम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी मैम, मेरे पास उतना समय ही नहीं होता है जो कभी मैं ये सोच पाऊँ, जो मेरे लिए कौन क्या कह रहे हैं। मुझे वो बिल्कुल समय ही नहीं मिलता है, और यदि मैं कभी सुन भी लेती हूँ, तो वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि उससे ज़्यादा कहीं हमारे पास हमारे एम्बिशंस है। मैंने बताया था, मैं अपने एक-एक मोमेंट्स को मैं यूटिलाइज़ करती हूँ। इन सभी चीज़ों का कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और मैं बस अपने कार्यों पे निरंतर अपने जो है मार्ग पे मैं चलती रहती हूँ। कई बार मैंने अपने साक्षात्कार में बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनसे अलग-अलग चीज़ें मैंने पूछी हैं। एक सवाल मेरे ज़हन में आया, मुझे लगता है मुझे आपसे पूछना चाहिए कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि भारत का एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले काम के दौरान, क्योंकि आप सोशल वर्क करते हैं, सोशल वर्क के लिए अलग कैटेगरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप क्या चाहती हैं कि आपको किस रूप में लोग जानें? एज़ अ अवॉर्डी, या एज़ अ वुमन कि आपने इतने लोगों के लिए बहुत अच्छा किया। तो एक एक याद होती है कि लोगों के ज़हन में आप कैसे रहना चाहती हैं? या कोई जी। भारत का कोई ऐसा प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो आप चाहती हैं कि आपको मिले? मुझे तो मैम, मुझे लगता है मुझे हर दिन अवार्ड मिल जाते हैं। जब वो उन चेहरों पे जब मैं स्माइल देखती हूँ, जिनके घर में खाने नहीं बनते हैं बहुत दिन से, और वो आकर कहती हैं, जो आज जो है माँ आनंदी फाउंडेशन की वजह से मेरे घर में चूल्हा जल गया। जब वो माताएँ आती हैं हमारे पास ये कहने के लिए, जो मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाई, और आज माँ आनंदी संस्था के सभी सदस्यों की वजह से मेरी बेटियों की शादी हो गई। और ऐसे कई लोग आते हैं और कहते हैं, जो मैं अपने जो है बेटे का जो है बीमारी दूर कर दी, मेरे पास माता-पिता नहीं है, आज मेरा भरण-पोषण जो है हमारी इस संस्था से हो रही है। तो वो हर दिन हमारे लिए अवार्ड होता है, और मैं इस कार्य को कर रही हूँ तो पद, पैसे और कुर्सी और कोई अवार्ड के लिए नहीं। मेरे लिए वो हर अवार्ड, मुझे जब मैं मॉर्निंग में स्वास्थ्य के लिए जब एक्सरसाइज करवाने जाती हूँ, और जब मैं वो कैंपस में पैर रखती हूँ, जब उन चेहरे पे स्माइल देखती हूँ, उन मुरझाए हुए चेहरे से जो घर से जब महिलाएं निकलती हैं, और वो कहती हैं, जो मुझे यहाँ आकर मुझे जन्नत मिल गया, जब मैं आपको नहीं देखती हूँ तो मेरा मन नहीं होता है, यही मेरे लिए सर्वोच्च अवार्ड है मैम। जी। बहुत खूब। और हमारे साथ पूजा कुमारी जुड़ी हैं, अभिनंदन करती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ और सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आप सबने पूरा समय हमें दिया है। प्रिया जी, चलते-चलते क्या संदेश देना चाहती हैं आप उन महिलाओं को, ख़ासकर चूँकि हमारा ये जो कार्यक्रम है ये यूथ भी देखते हैं, महिलाएँ भी देखती हैं, पुरुष भी देखते हैं, तो ये हमारे जो व्यूअर्स हैं वो मिले-जुले हैं, क्या संदेश देंगी आप? मैं सबसे पहले तो मैं महिलाओं के लिए ही बोलूँगी, फिर पुरुष भाई के लिए ही बोलूँगी, क्योंकि चूँकि दोनों का सामंजस्य बहुत ज़रूरी है, और ये महिला और पुरुष, मेल और फीमेल जो है गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, जब तक नहीं चलेंगे तो वो बैलेंस नहीं बनते हैं। मैं उन लड़कियों को, मैं उन महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगी, जो आप जब बाहर निकलती हैं और आप पे जब किसी तरह की कोई परेशानी होती है, तो आप सेल्फ डिफेंस करें, ना कि इधर-उधर देखें, क्योंकि हे विरहिणी, व्यर्थ का आलाप गाना छोड़ दे, कंठ में धर चेतना के स्वर जगा जा तू अलख, क्योंकि वरदान गाना है रागिनी, अभिशाप गाना छोड़ दे, क्योंकि तू वह शक्ति की स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है। तू कृष्ण कन्हैया जगत खवैया की हो माता, तू खप्पर वाली की है खप्पर जो कभी नहीं है भर पाता, तू साहस शौर्य समर्पण को तू आधार बना, तू धन रूप रंचंडी का, तो शस्त्रों को श्रृंगार बना। श्रृंगार यदि बनाना है तो आप जो ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी से नहीं, शस्त्रों से श्रृंगार बनाए।
और मेल भाई के लिए, पुरुष भाई के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, यदि आपकी बहनें, आपकी माताएं, आपकी पत्नी यदि कुछ कार्य करना चाहती हैं, तो आप उनके साथ उन्हें सहयोग करें और उन्हें कार्य करने में आप पूर्णतया सहयोग करें, तभी एक जो है विकासशील से विकसित भारत की आप कल्पना कर सकते हैं। जी। बहुत खूब प्रिया जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, इतना समय आपने दिया और अपने पूरी ऊर्जा के साथ आपने सभी सवालों के जवाब भी दिए और बहुत कुछ आप करना चाहती हैं समाज के लिए, देश के लिए, उन महिलाओं के लिए जो महिलाएँ कहीं न कहीं मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं और आज भी हम आधी आबादी हैं और हमें भी सशक्त देखिए सशक्तिकरण का मेरा थोड़ा-सा अलग मेरी थ्योरी थोड़ी अलग है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी महिला को सशक्तिकरण की ज़रूरत है। महिला हमेशा से सशक्त रही है। हाँ, ये बात अलग है कि वो आर्थिक रूप से प्रताड़ित ना हो, आर्थिक रूप से मजबूती मिले, ये अलग बात है। ख़ैर सभी श्रोता, दर्शक का आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने अपना समय दिया और इसी तरह अपना समय, प्यार और जो दुलार है वो बरसाते रहिए और प्रिया सोनी जी से हमारी मुलाकात हो रही थी। आज की ये पेशकश यहीं पे समाप्त होती है। अगली बार फिर नए किरदार के साथ मुलाकात होगी। प्रिया जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपको भी मैम बहुत-बहुत धन्यवाद। सारे दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर नए किरदार के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।